ओके। जेम्स स्कॉट बेल का हम उसकी किताब का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। प्लॉट एंड स्ट्रक्चर है किताब का नाम। और इसमें वो सारी टेक्निक्स बताता है कि कैसे एक प्लॉट को हम क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, और कौन सी चीज जो है वो प्लॉट को जो है वो होल्ड करती है। आप इसमें एक चैप्टर पे वीडियो हमने पहले ही बना ली है, ये उसका फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर 2 पे, चैप्टर नंबर 2 पे हमने वीडियो उसकी बना ली हुई है। प्लॉट बेसिकली होता क्या है? प्लॉट बेसिकली एक प्लान होता है, ठीक है, जो कि राइटिंग से पहले आप अपनी जेन में सोचते हैं और बार बार दोहराते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपने अपनी राइटिंग में जो है लिखनी होती है। कोई स्टोरी क्रिएट करते वक्त आपने लिखनी होती है, ठीक है, कोई ड्रामा करते वक्त आपने लिखनी होती है, कोई नॉवल क्रिएट करते वक्त आपने लिखनी होती है। तो बेसिकली एक प्री प्लान होता है, पहले से ही दिमाग में बनाया हुआ एक प्लान होता है कि स्टोरी के अंदर किरदार ये होंगे, स्टोरी के अंदर जो है मेन मोटिव ये होगा, जो आपका लीड कैरेक्टर होगा वो उस मोटिव को फॉलो करेगा, और इसी तरह जो है एट द एंड जाते जाते हमारा जो है स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें हैं। ये क्या होता है कि बेसिकली प्लॉट कहा किसको जाता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, सीक्वेंस ऑफ आइडियाज को, ठीक है। और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ स्टोरी, यानी स्टोरी के सीक्वेंस को भी प्लॉट कहा जाता है। जो जो चीजें आपकी स्टार्ट से लेकर एंड तक होती हैं, ठीक है, किसी भी स्टोरी के अंदर, वो सारा का सारा प्लॉट कहलाता है। प्लॉट के अंदर ही आपकी सेटिंग होती है, प्लॉट के अंदर ही आपके करेक्टर होते हैं, प्लॉट के अंदर ही आपके डायलॉग्स होते हैं, प्लॉट के अंदर ही आपकी लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, क्लाइमेक्स अंदर होता है, ठीक है, और रेजोल्यूशन भी प्लॉट के अंदर ही होती है। तो ये सब चीजें, प्लॉट, ये सब चीजों का क्या होता है? मजमुआ होता है। इन ओवरऑल डिस्कशन में अगर कहूँ कि प्लॉट ही आपकी पूरी स्टोरी है, पूरा नॉवल है, तो दिस इज नॉट रॉन्ग। कि वाकई प्लॉट जो है वो स्टार्ट से, बिगनिंग से स्टार्ट होता है, फिर मिडल, मिडल से स्टार्ट होता है, फिर एंडिंग। और उस बिगनिंग मिडल एंडिंग में सब चीजों की हैपनिंग होती है जो मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। अब यहाँ प्लॉट की डेफिनेशन देने के बाद जेम्स स्कॉट कहता है कि अच्छा प्लॉट वो होता है जो अपने रीडर को अपने आप से कनेक्ट करे। यानी कोई भी नॉवल है, उसकी अगर स्टोरी बड़े मजे से रीडर पढ़ता है और रीडर जो है उसको समझने की कोशिश करता है और उसके अंदर अपने आप को महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है कि भाई ये मेरी ही स्टोरी है, जैसे मेरी ही बात हो रही है, तो इट्स मीन प्लॉट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो प्लॉट का फंक्शन क्या होता है? कि अपने रीडर्स को कनेक्ट करे। अगर तो आप एक अच्छा प्लॉट लिखना चाहते हैं, तो आपका पहला काम होना चाहिए कि भाई आपने ऐसा प्लॉट बताना है स्टोरी के अंदर जो आपके रीडर्स को अट्रैक्टिव लगे, जिससे वो आपसे कनेक्ट हो जाए आपकी स्टोरी से, और महसूस करें कि ये उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। प्लॉट इज द पावर ग्रिड दैट मेक इट हैपन। यू मे बी द वन ऑफ दोस राइटर हु डजंट केयर इफ योर नॉवल कनेक्ट विद द रीडर। अब इन लाइंस में वो बात ये करता है कि प्लॉट जो है ये सबसे पावरफुल चीज है, ठीक है, जिसमें सारी स्टोरी जो है आपकी हैपन होती है, ठीक है। अब कहता है जरूरी नहीं है, कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो प्लॉट पे कंसंट्रेट नहीं करते, क्योंकि उनका मकसद ये नहीं होता कि रीडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उनका मकसद ये नहीं होता कि पब्लिश करनी है हमने कोई किताब, उनका मकसद ये भी नहीं होता कि लोग जो है इसको पढ़कर हमें कोई रिवॉर्ड दें, नहीं। तो ऐसे लोग जिनको, लोगों से, ऑडियंस से कोई मकसद नहीं है, जिनका रीडर से कोई मकसद नहीं है, जिनका पब्लिशर से कोई मकसद नहीं है, तो वो क्या करते हैं? सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो है एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, एक प्लॉट क्रिएट करते हैं। तो वो प्लॉट जो होगा वो अच्छा हो बुरा हो इससे उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे राइटर्स के लिए ये कहा जा सकता है कि उनको गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है अपने प्लॉट पर, ठीक है, वो जैसे मर्जी लिख लें, उन वो जिसमें ठीक है, जिस चीज को अच्छा समझते हैं उसमें लिख लें। लेकिन जो राइटर्स चाहते हैं कि उनका प्लॉट अच्छा हो, उनकी स्टोरी अच्छी हो, और रीडर उनसे कनेक्ट हो, उन्होंने अपनी स्टोरी पब्लिश करवानी हो, बुक सेल करनी हो, ठीक है, ठीक है, और पॉपुलैरिटी गेन करनी हो, अर्न करना हो कुछ इस बुक से, राइटिंग, जैसे नॉवेल्स काफी लिखे जा चुके हैं, वो सारे लोग जो है राइटर्स जो होते हैं वो सेल भी करते हैं, नॉवलिस्ट वगैरह। तो वो लिखते ही इस मकसद है कि हमें कुछ अर्निंग होगी। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपने पॉपुलैरिटी गेन करनी है, आप चाहते हैं कि रीडर्स जो है आपको जाने, आपने बहुत सारी बुक्स पब्लिश करनी है, तो आपका प्लॉट अच्छा होना चाहिए, फिर आपको प्लॉट पे फोकस करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको प्लॉट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप जैसा मर्जी क्रिएट कर लें। तो ये चीज है। मजीद क्या कहता है? पता है प्लॉट में जो रीडर, पब्लिशर
ठीक है, जो भी उस प्लॉट को पढ़ रहा है, ठीक है, उसका पहला काम क्या होगा, उसके सवालात क्या होंगे उस बुक से जिसको वो पढ़ रहा है। वो देखेगा कि प्लॉट के अंदर जो है, इस किताब के अंदर, नई नई किताब जिसने ली है, स्टोरी क्या है, स्टोरी के अंदर क्या चीज हो रही है, स्टोरी जो है वो क्यों उसे पढ़नी चाहिए आगे। ठीक है, और उस स्टोरी की परवाह क्यों करनी चाहिए, क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए इसके अंदर। ये बहुत सवाल हैं जो हर रीडर पब्लिशर के माइंड में होते हैं, और इन सवालों का जवाब ही बेसिकली वो उस नॉवल को पढ़ के तलाश कर रहा होता है। अगर प्लॉट इन सब सवालों का जवाब देता है अच्छे से, तो इट्स मीन वो उसका नॉवल बहुत अच्छा है, और रीडर जो है उसने उसको पसंद किया है। इसी तरह वो बात करता है, बहुत सारे ऐसे प्लॉट हैं जिसके अंदर आप देखते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक इस्तेमाल की गई है, या फिर एक्सपेरिमेंटल नॉवल है। तो ऐसे जो प्लॉट्स हैं जिनमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सपेरिमेंटल थिंग्स बताई गई हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स जिसमें बताए गए हैं, फिक्शन नहीं, नॉन फिक्शन चीजें बताई गई हैं, तो ऐसे प्लॉट जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो रीडर को कंफ्यूज कर देंगे। क्योंकि इस तरह के प्लॉट के अंदर जो आपकी स्टोरी होती है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करती हूँ, प्लॉट जो शिफ्ट हो जाता है, कभी माजी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कभी फ्यूचर की तरफ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं कि जो भी आपके माइंड में रैंडम थॉट्स हैं, आपने उनको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, आपने उन्हें ये नहीं बताना कि ये पहली थॉट है, ये दूसरी थॉट है, ये तीसरी थॉट है, ये चौथी नहीं। इसी तरह जब नॉवल के अंदर कोई स्टोरी बताई जाती है ना, तो जिस करेक्टर की स्टोरी होती है, उस करेक्टर को कभी माजी में ले जाते हैं एकदम। तो जब ऐसी चीजें फिल्म में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप नॉवल पढ़ रहे हैं तो ऐसी चीजें आपको बोर करती हैं कि भाई अब पास्ट में चला गया, अब क्या होगा, अब तुम्हें पता ही नहीं उसकी पास्ट की स्टोरी क्या है, फिर प्रेजेंट की स्टोरी में आ जाएगा, कभी शिफ्ट हो गए, कभी फ्यूचर में चला जाएगा, फिर फ्यूचर से प्रेजेंट में आ जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि कब फ्यूचर, कब प्रेजेंट, कब पास्ट में जा रहा है। तो इतना कंफ्यूज कर देगा रीडर को। तो इस तरह क्या होता है कि वो फिर नॉवल अच्छा नहीं समझा जाता, इसमें उसकी प्लॉटिंग जो है वो बहुत वीक है, प्लॉट अच्छा नहीं होगा। इसी तरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल नावल होते हैं जो नई नई टेक्निक से लिखे गए होते हैं, तो वो ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं होते। ये एकेडमिक डिबेट में भी ये चीज काफी दफा बताई गई है कि एकेडमिक लेवल पे भी इसके ऊपर बात की गई है। बाकी बहरहाल कहता है कि प्लॉट जो होता है ना, बेसिकली वो ऐसा होना चाहिए कि स्ट्रोंग होना चाहिए, कि आपके जो रीडर को जो है क्या करे, अट्रैक्ट करे। ठीक है, और एट द एंड वो कहता है जो पावर ऑफ स्टोरी होती है वो भी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है। यानी स्टोरी के अंदर सेइंग्स कैसी हैं, कौन सी कहानी है, यानी कि कहानी है किसी गरीब लड़के की, किसी अमीर लड़के की, ठीक है, किसी चोर की कहानी है। ठीक है, तो कहानी के अंदर जो आपके किरदार हैं वो बहुत मैटर करते हैं, और वो कहानी किस चीज के ऊपर है, ठीक है, वो बहुत मैटर करते हैं। तो प्लॉट और स्ट्रक्चर दोनों चीजें जो हैं वो आपके नावल में सर्व करी जाती हैं, ये अहम चीजें होती हैं। स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्लॉट भी आ जाता है और हर चीज आ जाती है। प्लॉट जो होता है उसके अंदर स्टोरी से रिलेटेड हर चीज आ जाती है। स्ट्रक्चर क्या होती है, अरेंजमेंट करना, उस सारी चीजों को पहले सेटिंग बताना, फिर करेक्टर आहिस्ता आहिस्ता बताना, फिर स्टोरी बताना, फिर लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करना, डायलॉग्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना, दिस इज कॉल्ड योर स्ट्रक्चर। प्लॉट का मतलब क्या होता है, स्टोरी, यानी कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, कहानी में कौन सा किरदार है, और वो किरदार सीक्वेंस वाइज वो चलता चलता उसकी स्टोरी, उसकी प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड हर चीज दिखाई जाएगी, और उससे रिलेटेड ही एंडिंग होगी। दिस इज कॉल्ड योर प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ ये चीज बताता है। अब रीडर क्या चाहता है, रीडर चाहता है कि स्टोरी कोई ऐसी हो जिसके अंदर वो चीज को एक्सपीरियंस करे अगले की, यानी किसी और की जिंदगी को एक्सपीरियंस करे। अगर जैसे मैंने बताया चोर की जिंदगी है, तो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपका रीडर कहे कि मैं भी चोर बन के देखूंगा। ठीक है, अगर विलन हो तो आपका करेक्टर के क्या जबरदस्त विलन है, ऐसे ही विलन होना चाहिए, तो मैं भी विलन करूंगा। यानी वो एक्सपीरियंस करे, अपनी जात से निकल के किसी दूसरी शय को अपने अंदर महसूस करे कि मैं चोर हूँ, मैं रीडर हूँ। यानी इतना अच्छा होना चाहिए प्लॉट कि उसे अपने आप को भुला दे कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, और वो किसी और की आइडेंटिटी जो है अज्यूम कर ले अपने आप को। तो ये चीज है। अब यहाँ पे अब यही कहता है कि अच्छी स्टोरी वो होती है जो रीडर को जो है ऐसी न्यू प्लेस ले जाती है एक्सपीरियंस के थ्रू,
जो एक्सपेक्ट नहीं करता, ये सब चीजें कहता है कि आर्गुमेंट से नहीं होती, फैक्ट से नहीं होती, इल्यूजन से नहीं होती पेज पर, बल्कि वो क्या करता है, रीडर क्या करता है, रीडर को पता होता है कि ये उसकी जिंदगी के बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन जिस करेक्टर के बारे में बात हो रही होती है, यानी अदर पर्सन, उस करेक्टर में वो रह के जीता है। वो उस करेक्टर को महसूस करता है कि वो खुद है। सिंपल सी बात है, अभी पहली लाइन में ही उसका आंसर है कि वो एक्सपीरियंस करे दूसरे करेक्टर को, दूसरी स्टोरी को, उस किरदार की स्टोरी को महसूस करे, अपना अपने आप को उस करेक्टर के अंदर ढाल के। ठीक है, तो ये चीज है। आसान सी एग्जाम्पल उसने दी है, जैसे कि आर्थर जेम्स का एक फिक्टिव ड्रीम। वो कहता है, सॉरी, ऑथर जेम्स जो है वो कहता है इस चीज को, ये जो प्लॉट की जो स्टोरी होती है वो उसको कहता है ये फिक्टिव ड्रीम की तरह होती है। ठीक है, दैट्स एक्यूरेट व्हेन वी ड्रीम। जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं तो हमें यही सब कुछ क्या लगता है, सही लग रहा होता है। वी एक्सपीरियंस दैट एज रियलिटी। और हमें ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा होता है कि हम रियलिटी ही देख रहे हैं। आसान अल्फाजों में इसकी इंटरप्रिटेशन ये बताती हूँ। कहते हैं कि जब हम कोई ख्वाब देखते हैं ना, तो हम ख्वाब जब देख रहे होते हैं ना, तो हमें लग रहा होता है वो सब चीजें रियल में हो रही हैं। हम महसूस भी कर रहे हैं, हम उस किरदार को देख भी रहे हैं, हमें लग रहा है सब कुछ रियल, हम डर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको रियलिटी कंसिडर कर रहे होते हैं, तो वो एक एक्यूरेट ड्रीम कहलाता है। ठीक है, यानी उस ख्वाब को देखने का मजा आता है, और जब हमारी आँख खुलती है तब हमें पता चलता हो ये तो रियलिटी नहीं है। तो किसी चीज के अंदर, ड्रामा के अंदर इतनी डेप्थ में चले जाना कि आपको लगे कि वो किरदार आप हैं जो ड्रामे के अंदर मौजूद है। ठीक है, और आपके ऊपर ही सारी बात हो रही है, आप ही उसको महसूस करें, आपकी ही प्रॉब्लम है, आपकी ही लव स्टोरी है। ठीक है, आप ही विलन है, आप महसूस करें, और एट द एंड जाकर जब एंडिंग हो जाती है, बुक खत्म हो जाती है, तो फिर आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है जो कि मुझे रियलिटी ही लगा है, हकीकत ही लगा है। ठीक है, और एंडिंग पे जाके आप उस हकीकत से जो है, उस ख्वाब से जो है दोबारा हकीकत की तरफ आते हैं। लेकिन आप जब नॉवल पढ़ रहे होते हैं, तब आप ये चीज नहीं सोच रहे होते कि मैं असल में क्या हूँ, मेरी हकीकत क्या है। यानी अपनी जात से ट्रांसपोर्ट कर कर दूसरे करेक्टर के अंदर शिफ्ट हो जाना, दिस इज कॉल्ड योर जो है स्ट्रोंग प्लॉट। कि एक स्ट्रोंग प्लॉट एक स्ट्रोंग स्टोरी से बनता है, और एक स्ट्रोंग स्टोरी क्या करती है, कनेक्ट करती है हमारे करेक्टर को, हमारे जो करेक्टर्स हैं उनको रीडर से कनेक्ट करती है, और जो रीडर है उनको हमारे करेक्टर से कनेक्ट कर देती है, और ऐसा लगता है कि सब कुछ रियलिटी है जब तक हम वो पढ़ते जाते हैं। ठीक है, और जैसे किताब बंद होती है फिर हमें पता चलता है कि वो तो किरदार था। तो ये है, इतना इंटरेक्टिव होना चाहिए, इतनी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, तो प्लॉट अच्छा कहलाता है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स देता है, इसमें बताता है एक तो ये चीज कि स्टोरी टेलिंग, स्टोरी जिस अंदाज में बताई जा रही है, यानी वर्ड्स, जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं ना, अगर स्टोरी उन अल्फाजों का अच्छा इस्तेमाल करे, ठीक है, और अट्रैक्टिव वर्ड्स में लिखी गई हो जो कि आपके रीडर को इम्प्रेसिव लगे, तो क्या होगा, एक अच्छी स्टोरी क्रिएट होगी, प्लॉट स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा, प्लॉट स्ट्रॉन्ग करने के लिए लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस चाहिए। अब हम देखते हैं कि भाई जो है इतने ज्यादा नॉवलिस्ट हैं, उनमें से कुछ नॉवलिस्ट बहुत ज्यादा फेमस हैं क्योंकि उनकी प्लॉटिंग बहुत अच्छी होती है, उन्होंने कई साल काफी देर तक प्रैक्टिस की होती है प्लॉट की, बार बार लिखते हैं, और फिर क्या होता है कि उन्हें प्लॉट क्रिएट करना आ जाता है। ठीक है, तो जब प्लॉट क्रिएट करना आ जाता है, वो जो है क्या होते हैं, फेमस होने लग जाते हैं। जबकि आम नॉवलिस्ट जो होते हैं वो फेमस नहीं होते इतनी जल्दी। तो इट्स रिक्वायर्ड अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, टू क्रिएट योर मेस्मराइजिंग प्लॉट। उसके बाद कहता है प्लॉट मेड सिंपल। प्लॉट को हमेशा आसान बनाना चाहिए, और वो आसान प्लॉट किस तरह बनेगा। सबसे पहले तो कहता है प्लॉट को बनाना सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इस तरह देता है कि अगर हम उसको लर्न नहीं करेंगे, हम उसके बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं सीखेंगे प्लॉट क्रिएट करने के, कि प्लॉट में कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनसे प्लॉट क्रिएट होता है, तो क्या होगा, हमें कभी भी प्लॉट बनाना नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल इस तरह से देता है कि अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि उसे चेस खेलना नहीं आती थी। अब क्या हुआ कि उसके एक फ्रेंड ने क्या कहा, उसके एक फ्रेंड ने कहा कि मेरे साथ चेस खेलो। ठीक है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें ना चैंपियन के पास लेके जाऊंगा जो कि बड़ा अच्छा जो है चेस प्लेयर है। ठीक है, जैसे इसका नाम भी दिया हुआ है ये।
तो उस चैंपियन के पास मैं तुम्हारा मैच करवाऊंगा। अब आर्थर को तो आती नहीं थी चेस खेलना, तो उसने सबसे पहले क्या किया, इसको लर्न किया चेस होती क्या है, कितने लोग होते हैं, क्या चीज होती है। ठीक है, उसके बाद जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं जीतने के, कौन कौन से तरीके हैं, अच्छा ये कैसे किरदार अदा करती है गीटी, ये कैसे करेगी, वो सारे तरीके उसने सीखे। और उसने अपने दोस्त को हरा दिया। जब उसने अपने दोस्त को हराया तो उसके दोस्त ने अपने वादे के तहत ना उसको चैंपियन के पास वो ले गया, और फिर चैंपियन से जाकर उसका क्या हुआ, मुकाबला हुआ। और जिसमें उसने कहा कि मैंने बहुत अच्छी गेम खेली, अलबत्ता चैंपियन तो चैंपियन ही होता है, ठीक है, लेकिन उसने बहुत अच्छी गेम खेली चैंपियन के साथ भी। तो फिर ये चीज है। अब उसकी एग्जांपल देने का मकसद ये था कि इसी तरह प्लॉट के साथ भी होता है। अगर आप इससे अभी अभी न्यू न्यू फेमिलियर हुए हो तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस में उसको लर्न नहीं करते, मुख्तलिफ चीजें नहीं पढ़ते, जैसे नॉवेल्स डिफरेंट डिफरेंट पढ़ें, डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स को पढ़ें ताकि आपका प्लॉट मेकिंग डेवलप हो। ठीक है, नॉवल जो होता है अगर आप उसको रीड करते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एक चीज कैसे क्रिएट करनी है, प्लॉट कैसे क्रिएट करना है। तो ये चीजें पहले रीड करें, फिर लर्न करें, फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि जरूरी होते हैं प्लॉट क्रिएट करने के, उनको लर्न कर लें। तो जब भी फिर आप इन तीन चीजों को फॉलो करके लिखेंगे, ठीक है, तो फिर आपका प्लॉट जो होगा हमेशा बनेगा और अच्छा बनेगा। मेड सिंपल का मतलब सिंगल प्लॉट बनाएं, छोटे छोटे प्लॉट्स बनाएं ताकि आप जो है फिर आगे जाकर काफी बड़ा प्लॉट लिख पाएं। जब आप छोटे छोटे प्लॉट्स बनाएंगे ना तो आपको ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर आप खुद बड़े बड़े प्लॉट्स लिखेंगे, बड़े बड़े 200 लफ्जों के नावल लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से कहते हैं कि जैसे मैंने बात की, प्लॉट्स के प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ बेसिक, जो अगर हर बंदे को, राइटर को पता हो, नॉवलिस्ट को पता हो, तो क्या कहता है अच्छा प्लॉट क्रिएट कर पाता है। और ये पता होने भी चाहिए, जैसा कि उसने प्रिंसिपल को कहा, इन प्रिंसिपल को हम कहते हैं लॉक सिस्टम। लॉक एक टर्म उसने बनाई है, और इस लॉक के में हर अल्फाबेट के अलग 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 एब्रिविएशन है। जैसे लॉक में जो एल है उसको कहते हैं लीड कैरेक्टर। लीड कैरेक्टर से मुराद होता है मेजर कैरेक्टर, प्रोटेगनिस्ट आपका, जिसके बारे में हमें पूरी शुरू से लेकर अंत तक स्टोरी बताई जा रही होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब मकसद, कोई डिजायर जिसके ऊपर लीड कैरेक्टर जो है काम करता है। ठीक है, ये उसकी डिजायर होती है, वांटिंग होती है। ठीक है, और यही हमें पूरे उसके अंदर दिखाई जा रही होती है प्लॉट के अंदर। फिर एक मूवमेंट आता है कन्फ्रंट्रेशन मूवमेंट, फिर आते हैं नॉकआउट। ठीक है, ये सब ये क्या है, इसको वो कहता है लॉक सिस्टम। अब हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला प्रिंसिपल है एल, यानी एल इज फॉर लीड। अब लीड कैरेक्टर वो होता है जो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का, प्रोटेगनिस्ट होता है, और पूरे प्लॉट में सबसे ज्यादा उसका ही किरदार दिखाया जाता है। ठीक है, उसकी सफरिंग्स दिखाई जाती हैं, उसी के बारे में हर चीज होती है। तो अब कहते हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लॉट है ना उसमें एक आपको लीड कैरेक्टर दिखाया जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग प्लॉट है तो इंटरेस्टिंग लीड कैरेक्टर होगा, यानी आपका रीडर खुद ब खुद इंटरेस्ट भी लेगा उस किरदार को पढ़ने में। ठीक है, जैसे आप, अगर मैं ड्रामास की बात करूं, आपने देखा खुदा और मोहब्बत वन। ठीक है, आपने आपको लीड कैरेक्टर दिखाया गया, लीड कैरेक्टर जो था वो एक दिन बार से निकला। ठीक है, उसने देखा कि एक हिजाब में लड़की है, ठीक है, वो बहुत प्यारी है, फिर वो अंधेरे में है, उसको उसने लिफ्ट दी। आपको लीड कैरेक्टर दिखाया गया कि वो बड़ा जेंटलमैन है। ठीक है, उस तरह से उसने कपड़े पहने, शूज, उसका बोलने का स्टाइल ये है, अदब में बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये चीज है, और फिर वो उसको घर में से उतारता है। तो अगर स्टार्ट ही इतना अच्छा होगा, लीड कैरेक्टर आपको मुतासिर कर दे, तो इट्स मीन आगे प्लॉट बहुत अच्छा होने वाला है। यानी प्लॉट का पहला स्टेप ही लीड कैरेक्टर है। अगर आपका लीड कैरेक्टर जबरदस्त होगा तो फिर रीडर आगे स्टोरी पढ़ेगा, वरना रीडर आगे स्टोरी नहीं पढ़ेगा। तो बेस्ट प्लॉट्स में क्या होता है कि आपका लीड कैरेक्टर जो होता है ना वो ही बहुत ज्यादा कंपेलिंग होता है। ठीक है, फोर्सफुल होता है। ठीक है, इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि आगे पढ़ने वाला जो रीडर है ना वो पूरा नॉवल पढ़ लेता है उस लीड कैरेक्टर की वजह से। ठीक है, इसी तरह आपने पीरे कामिल पढ़ा हो, सलार सिकंदर, शुरू में दिखाया जाता है लीड कैरेक्टर जो है बड़ा लाइक है, आईक्यू लेवल कमाल का है, ऐसे हॉल के अंदर बैठ कर आंसर कर रहा होता है। ठीक है, वो वाले सवाल वो वाले जवाब देता है जो किसी को भी नहीं पता होते। तो लीड कैरेक्टर आपको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है उस टाइम, तो आप पूरी स्टोरी पढ़ते हो फिर।
तो पहला स्टेप प्लॉट अच्छा बनाने का, लीड कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फिर वो कुछ एग्जांपल देता है, कहता है एन अमेरिकन ट्रेजेडी, जिसको थियोडोर ने लिखा है। अब थियोडोर ने बेसिकली जब ये ट्रेजेडी लिखी, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने जो है इसको रेपुटेशन उसकी देखी माशरे में, और फिर जज करना शुरू कर दिया इस नॉवल को उस पर्सपेक्टिव से। थियोडोर थियोडोर जो था ना, वो उसकी रेपुटेशन काफी खराब थी माशरे में, ठीक है। तो माशरे में जब उसकी रेपुटेशन खराब थी, लोगों ने कहा इसने क्या नॉवल लिखना है, इसने क्या कोई ट्रेजेडी लिखनी है, ये खराब ही लिखा होगा। तो लोगों ने पढ़े बगैर जजमेंट पास करना शुरू कर दी, और इसकी वजह से इसकी ये जो नॉवल था, ये ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। लोगों के रिव्यूज इस तरह के थे, ठीक है। लेकिन कहते कि जब मैंने नॉवल पढ़ा, तो मुझे उसमें इतना अच्छा प्लॉट नजर आया, जो कि शायद आम लोगों ने रियलाइज ही नहीं किया। कहता है कि लीड कैरेक्टर उस नॉवल के अंदर, जिसका नाम क्लाइड ग्रिफिथ था, वो एक अच्छा इंसान नहीं था, उस बुक के अंदर दिखाया गया था, ठीक है। यानी वो लीड कैरेक्टर था, लेकिन उसकी नेचर पॉजिटिव नहीं थी। उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को एट द एंड जो है डुबा के मार दिया था, ठीक है। तो ये उस लीड कैरेक्टर ने ये काम किया था। अब उसने ये बताया कि हम क्यों, रीडर जो है हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि लीड कैरेक्टर जो होते हैं ना, वो हमेशा पॉजिटिव माइंड के ही होते हैं, वो हीरो होते हैं, ठीक है, वो अच्छा काम ही करते हैं। तो रीडर जो है उसको एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि भाई लीड कैरेक्टर जो है वो गंदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो स्टोरी क्या होती है, मजे की नहीं होती। बहुत सारे रीडर्स को पढ़ना छोड़ देते हैं, क्रिटिक्स उसको क्रिटिक करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं इस बात पे। लेकिन कहता है अगर आपका लीड कैरेक्टर, बेशक वो विलन ही क्यों ना हो, नेगेटिव पर्सन ही हो, अगर आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, तो तब भी वो प्लॉट फेमस होगा। इसकी एग्जाम्पल, एक विलन, आपने मूवी देखी होगी, एक विलन में एक विलन दिखाया गया, और एक विलन का किरदार इतना जो था इम्पैक्टफुल था, ठीक है, कि हमें मजा आया स्टोरी की स्टार्ट से। जब हमने उस विलन की हरकतें देखी, उस विलन का चलना फिरना उठना बैठना देखा, तो हमें वो इंटरेस्टिंग लगा। हम बेशक वो नेगेटिव था, शुरू से दिखा रहे हैं वो कत्लो गारत कर रहे हैं, लोगों को मार रही है, कर रहा है, वो कर रहा है, तो हमें फिर भी इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। इसी तरह एक और मूवी है, मार्टिन नाम है उसका। तो उस मार्टिन मूवी में भी जो नाम जिसका मार्टिन है, वो लीड कैरेक्टर है। अब वो लीड कैरेक्टर क्या है, कि वो गैंगस्टर है, ठीक है। स्टार्ट से ही इसके बुरे बुरी चीजें में दिखाई गई हुई ऐसे करता, फिर भी हम उससे अट्रैक्ट हुए, और हमने पूरा प्लॉट देखा, जो कहानी थी पूरी सुनी, पूरी देखी। तो क्या हुआ, हम इंटरेस्टिंग लगा ना। तो इस तरह लीड कैरेक्टर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये चीज फर्क मैटर नहीं करता। जो चीज मैटर करती है वो कंपेलिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो रीडर के टेंशन टेक करने वाला होना चाहिए। तो ये चीज है। फिर वो कहता है ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, वांट, डिजायर, मकसद। जो लीड कैरेक्टर होता है, जो स्टोरी के अंदर दिखाया जा रहा होता है, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है ना कोई ख्वाहिश होती है जिसके पीछे वो भागता है, और स्टोरी भी उस ख्वाहिश को हाईलाइट ज्यादा करती है, उसके डिजायर को हाईलाइट ज्यादा करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लव स्टोरी का प्लॉट है, उसमें लीड कैरेक्टर का मकसद क्या होगा, अपनी महबूबा को जो है हासिल करना, किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एफर्ट करेगा इसी ख्वाहिश के ऊपर कि मैंने शादी करनी है अपनी महबूबा से। तो ये उसकी क्या है, डिजायर है, ऑब्जेक्टिव है। हर एक प्लॉट के अंदर एक ना एक डिजायर जरूर होती है। एक विलन मूवी के अंदर क्या डिजायर थी, ठीक है, उसकी डिजायर भी क्या थी, कि अच्छी जिंदगी गुजारनी है अपनी बीवी के साथ, ये उसकी डिजायर थी। तो पूरी स्टोरी जो है जब इस डिजायर के ऊपर काम करेगी, यानी एक सिंगल डिजायर, यानी हीरो को हीरोइन मिल गई और अच्छी जिंदगी गुजरने लग गई, ये सिंगल डिजायर है, तो प्लॉट अच्छा होगा। इसी तरह जरूरी नहीं, ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। जैसे अब वो हीरोइन मर गई, तो ऑब्जेक्टिव बदल गया, ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, रिवेंज, रिवेंज मोटिव में चेंज हो गया, अब मेरी डिजायर रिवेंज लेना विलन से, अब वो विलन बन गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, ठीक है। तो ये चीज भी होती है कि ऑब्जेक्टिव चेंज भी हो जाता है। लेकिन अच्छा प्लॉट सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पे काम करता है, और एक ऑब्जेक्टिव पे मजा आता है, स्पेशली रीडिंग में, ठीक है। मूवीज, फिल्म्स, ड्रामा, इन सब पे तो कॉम्प्लेक्सिव थिंग्स हमें अच्छी लगती हैं, जिसके अंदर ज्यादा किरदार हो, एक्शन वाली हो, ऑब्जेक्टिव हो। लेकिन राइटिंग के अंदर एक ही सिंगल प्लॉट होना चाहिए, और उसमें मजा आता है। जैसे पीरे कामिल में भी मैंने बात की, सलार सिकंदर, उसको एक लड़की पसंद आ गई, तो पूरी स्टोरी में क्या है, शुरू से लेकर एंड तक उस लड़की की पीछे वो रहता है, और जब तक उसको हासिल नहीं कर लेता तब तक वो ड्रामा जो है खत्म नहीं होता।
तो वो एक ही ऑब्जेक्टिव है। तो राइटिंग में एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम करना बेहतरीन होता है, वही फेमस कर देता है उस बुक को। तो ये चीज है। तो लीड कैरेक्टर की कोई ना कोई एक डिजायर होना बहुत जरूरी है, इस तरह अच्छा प्लॉट बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता है कि जैसे द गर्ल हु लव टॉम गॉर्डन, इसके अंदर एक लड़की ऐसी दिखाई गई है जो है जंगल में खो जाती है, और उसकी क्या डिजायर होती है कि वो वापस अपनी लोगों में जाए, जहां से वो आई है ना, जिस जगह से, वहां दोबारा उस तहजीब में वापस चली जाए। ठीक है, ये उसकी वांटिंग है, डिजायर है। तो पूरा आपको नावल जो है इसी चीज के ऊपर दिखाया जाएगा। लड़की रास्ते ढूंढ रही है, कभी उसको शेर मिल गया जंगल में, कभी हाथी, कभी जो है कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। एट द एंड वो सिविलाइजेशन के पास पहुंच गई है, यानी डिजायर फिल्ड हो गई है। तो डिजायर जरूर दिखाई देती है। इसी तरह ये सारी एग्जांपल्स उसने दी हैं, खुद पढ़ लीजिएगा। कहते सॉलिड प्लॉट, अच्छा प्लॉट वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव हो लीड कैरेक्टर का। ठीक है, यानी लीड कैरेक्टर का एक ही मोटिव हो, एक ही डिजायर हो, तो वो सबसे अच्छा प्लॉट होगा। ठीक है, उसके अंदर ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। इस तरह क्या होता है, जो आपका रीडर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम राइटिंग में आते हैं ना, तो ये चीजें कंफ्यूज कर देती हैं उसे, कि एक विलन आ गया, ये चीज आ गई, वो देखता है कि प्लॉट लंबा हो गया, वो रीडिंग करना छोड़ देता है। बाकी मूवीज में, फिल्म्स में, ड्रामा जो हम देखते हैं लाइव, ठीक है, वो चीजें डिफरेंट होती हैं। वहां पे आप अगर अच्छा प्लॉट यही होता है, वहां पे आप कॉम्प्लेक्स करें, सस्पेंस डालें, बार बार स्टोरी को जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे ले जाएं, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट डाल लें, तो ये स्टोरी तब उनकी जो है फ्लो करती है, प्लॉट अच्छा बनता है। इनकमिंग ड्रामा जैसे आप देख रहे हैं, जो वो क्या नाम है, तू ही जिंदगी है मेरी, मेरी जिंदगी है तू, सॉरी, वो। तो सस्पेंस भी बहुत है, अजीब अजीब से ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। अब ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया हुआ, दो ऑब्जेक्टिव हो गए, पहले तो स्टेइंग अलाइव था, अब क्या है कि भाई डेथ है। तो ये चीज है। तो इस तरह एग्जांपल देता ऑब्जेक्टिव कोई एक होना चाहिए, या तो जिंदा रहना है। जिंदा रहने का मकसद हर हाल में जिंदगी गुजारनी है, हंसते हंसते हैं नहीं हंसते, जिंदा रहना, खाना नहीं खाना, जिंदा रहना। तो मकसद क्या होता है, पैसा कमाना हो सकता है कोई एक ऑब्जेक्टिव, जिंदा रहना हो सकता है, ठीक है, मरना हो सकता है मकसद उस सारे प्लॉट का। तो प्लॉट का कोई भी मकसद हो सकता है, लेकिन एक होगा। ठीक है कोई, तो वो अच्छा प्लॉट क्रिएट करेगा इस तरह। सी फॉर कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को अब फेस करने लगे हैं, आप अपनी डिजायर को अब फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक लीड कैरेक्टर जो होता है ना, उसकी क्या डिजायर है, उसकी क्या वांटिंग है, इसका मोटिव क्या है, ठीक है, वो एक रीडर को जब पता चल जाता है, तो दिस इज कॉल्ड कन्फ्रंटेशन, कि भाई उसको वाज़ह तौर पर पता चल गया ये हमारे लीड कैरेक्टर का ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, पूरे नॉवल के अंदर ये चीज होने जा रही है, ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करेगा वो। तो दिस इज कॉल्ड कन्फ्रंटेशन। जब वो मूवमेंट आता है, जब आपको प्रॉब्लम का पता चल जाता है पूरे जो है आपकी नॉवल के अंदर, प्लॉट के अंदर, तो फिर क्या करते हैं, उस टाइम से लेकर, उसको कहते हैं हम कि मिडल स्टार्ट हो गया, उस टाइम से लेकर उस प्रॉब्लम को सोल्व करते तक लीड कैरेक्टर का जितना भी हिस्सा होगा वो हमारा मिडल पार्ट कहलाएगा, स्टोरी का मेन हिस्सा, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि लीड कैरेक्टर जो है अपनी डिजायर को हासिल करने के लिए जंगे कर रहा है, कभी कोई काम कर रहा है, अपनी हर्डल्स को रिमूव करने की, रुकावटों को, परेशानियों को, या फिर बाहर दूसरी साइड से, बाहर की दुनिया से जो मुश्किलात उसको फेस आ रही हैं उनको सॉल्व कर रहा है, ताकि वो अपनी डिजायर को आसानी से हासिल कर सके। जैसे बात करेंगे ये मेरी जिंदगी है तू, ठीक है, यही ड्रामे की बात करते हैं। तो ड्रामे के अंदर क्या होता है कि जब उसको पता चल जाता है कि मेरी लड़की को पता चल जाता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, कि वो चाहता है कि शादी हो, जब उसको ये कन्फ्रंटेशन हो जाती है, वहीं से जो है मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी लड़का जब एक्सप्लेन करता है कि मुझे इस तरह तुमसे मोहब्बत है, लड़की एक्सप्लेन करती है ठीक है मोहब्बत है, तो वो बेसिकली हमें प्रॉब्लम पता चल गई ड्रामे की, हमें डिजायर ऑब्जेक्टिव पता चल गया, तो वहीं से मिडल स्टार्ट हो गया। मिडल से लेकर जितने उसने प्रॉब्लम फेस की, स्ट्रगल्स की, चेंज करने की कोशिश की, वो उसकी क्या है, लीड कैरेक्टर की लाइफ स्ट्रगल्स हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो कन्फ्रंट्रेशन है इसको सॉल्व कर ले, यानी अपनी शादी जो है उसके साथ करवा ले, ये उसकी डिजायर को फुलफिल कर ले। तो उसके लिए उसको बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार होना पड़ता है। तो ये क्या होगा, इसको हम कहते हैं कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंट करनी है, प्रॉब्लम को फेस करना है। तो ये अब इसकी एग्जांपल वो देता है
इसकी एग्जांपल वो देता है कि जैसे एक प्रोटेगनिस्ट है, वो एक ट्री पे चढ़ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पर पत्थर मारे जा रहे थे। तो जब उस पर पत्थर मारे जा रहे हैं, वो एक ट्री पे चल गया, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। उसकी डिजायर क्या है? खुद को प्रोटेक्ट करना उसकी डिजायर है। तो फिर वो क्या करेगा कि वो तब तक नीचे नहीं उतरेगा जब तक पत्थर लगना उसको बंद नहीं होंगे। ठीक है, उसकी कोशिश क्या होगी? या तो वो पत्थर फेस करेगा, ठीक है, और उतर के भाग जाएगा, या तो वो ऊपर बैठ के पत्थर खाता रहेगा। तो ये क्या है? ये पत्थर हर्डल है उसके मोटिव्स के अंदर, उसके प्रोटेक्शन के अंदर। वो चाहता है कि मैं इस तरह खुद को प्रोटेक्ट रखूं। तो हर्डल्स है। तो ये चीज है। के फॉर नॉकआउट। अब ये नॉकआउट का वर्ड जो है आपने ज्यादातर रेसलिंग में सुना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये कहता है कि लोग जो है बॉक्सिंग क्यों देखते हैं? नॉकआउट के लिए, कि भाई एक कौन सा जो है ना एट द एंड करेक्टर जो है वो जीतेगा। नॉकआउट का मतलब, और कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसको शिकस्त होगी। ठीक है, हार जीत इन अदर वर्ड्स। तो लोग हार जीत देखने के लिए बॉक्सिंग का मैच देखते हैं, और यही चीज बॉक्सिंग यानी रेसलिंग को इंटरेस्टिंग बनाती है इस गेम को। ठीक है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसके लिए जाहिर सी बात है दो करेक्टर्स चाहिए होंगे। ठीक है, लीड करेक्टर्स होंगे दोनों। ठीक है, और अगर उनमें से कोई एक करेक्टर जो कि जिसके साथ जो है रीडर को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो रीडर का चाहेगा कि बस वही करेक्टर जीते। ठीक है, वही करेक्टर जो है एट द एंड फाइट करके जीत जाए, और यही उसकी एंडिंग भी होगी, ख्वाहिश भी होगी। तो ये वो चीज कहेगा कि भाई नॉकआउट में एक ऐसा इवेंट जरूर होना चाहिए जिसमें हार जीत का वाजिया पता चल जाए, ताकि रीडर जो है ना सेटिस्फाई हो जाए कि भाई कौन जीता कौन हारा। जैसे आपने मेरे पास तुम हो में एट द एंड आप लोगों ने देखा, नॉकआउट किया था, दानिश की डेथ हो गई थी। तो वो एक करेक्टर जिसे इतना ब्रेव दिखाया गया, जिंदा दिल दिखाया गया, एट द एंड उसको क्या किया? शिकस्त दे दी। ठीक है, मार दिया, बेवफाई ने मार दिया। तो क्या ये नॉकआउट देखने के लिए ही तो रीडर पूरा ड्रामा देखते हैं? ये जो नॉकआउट होता है ना, इसके बाद क्या स्टोरी होगी लोगों को वो पसंद ही नहीं आती अगर नॉकआउट अच्छा ना हो। समझ में आई बात? यानी अगर हीरो को ही शिकस्त हो गई, अर्धन वो मर गया, तो आगे क्या स्टोरी होगी? बकवास ही होगी, छोड़ो, क्यों देखनी। ठीक है, तो ये नॉकआउट ऐसा इवेंट है कि ये एंडिंग से थोड़ा पहले आता है, और ये ही रीडर को एंडिंग तक लेके जाता है। ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग ना हो तो इसको हम कहेंगे वीक एंडिंग, जो कि आपके रीडर्स को अच्छी नहीं लगेगी, वो डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे, वो अच्छा नहीं फील करेंगे और उसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज है नॉकआउट। कितने टाइप्स के प्लॉट होने चाहिए? वैरायटीज, मल्टीपल प्लॉट्स होते हैं, मल्टीपल वैरायटीज हैं। लव स्टोरी का अलग से है, विलन का अलग से प्लॉट है, रोमांस प्लॉट अलग से है, ट्रेजेडी का प्लॉट अलग से है। ठीक है, इस तरह मॉडर्न सफरिंग्स का प्लॉट अलग से है। ठीक है, तो प्लॉट तो मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, हर एक स्टोरी डिफरेंट डिफरेंट होती है, जरूरी नहीं हर एक स्टोरी में हीरो हीरोइन हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर एक स्टोरी जो है विलन के ऊपर हो सकता है कि कोई अपनी डेली लाइफ की सफरिंग्स बता रहा हो, जैसे लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। ये अगर आपने एक ड्रामा पढ़ा हो तो आपको बताया जाएगा इनमें करेक्टर्स की सफरिंग्स दिखाई गई हैं। एक ट्रेडिजी है, ठीक है, मॉडर्न ट्रेडिजी है, और सफरिंग्स दिखाई गई हैं। तो आप जरूरी नहीं है, प्लॉट बहुत तरीके के हो सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह की स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल रोमियो और जूलियट। रोमियो को लवर बनाया जाएगा, और जो है इन दोनों को लवर बनाया जाएगा, तो पता चलेगा ना ये लव स्टोरी है। ठीक है ना? अगर रोमियो को ऐसे डायलॉग्स दिए जाएं जो कि उसे फिलोसफर रिप्रेजेंट करें, तो वो किस तरह रोमियो कहलाएगा? वो किस तरह लवर कहलाएगा? इसी तरह जो हीरोइन है, ठीक है, अगर वो इम्प्रेस ही ना हो पूरे नॉवल में, उससे मुतासिर ही ना हो, तो वो हीरोइन कैसे बनेगी? ठीक है, उससे लव स्टोरी क्रिएट ही कैसे होगी? तो ऐसे किरदारों को, ऐसे करेक्टर्स को बनाया जाता है, उन्हें ऐसे अल्फाज उनके लिए चुने जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उस करेक्टर को, कि भाई ये दोनों लवर्ड है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस तरह इस जब ऐसा करेक्टर बन जाए जिसको ऐसी सेइंग्स दी जाए कि वो रिप्रेजेंट करें लव डिजायर्स को, ठीक है, और लव के लिए ही वो रेजिस्ट करें दुनिया से, ठीक है, मुकाबला करें, उनको रोकें ताकि उन्हें मोहब्बत मिल जाए। ठीक है, अब वो मोहब्बत मिले या ना मिले, दिस इज अनदर थिंग, लेकिन क्या थी? लव स्टोरी, प्लॉट जो था वो लव प्लॉट था।
तो ये चीज है। तो ये भी वैरायटीज उसने बताई हैं कि मल्टीपल वैरायटीज हैं। ठीक है। अब कहता है कि अगर हम देखना चाहते हैं प्लॉट में वैरायटीज कितनी हैं, तो हम दो टाइप्स बताते हैं। दो तरह का प्लॉट होता है, एक होता है लिटरेरी फिक्शन, दूसरी होती है कमर्शियल प्लॉट, यानी लिटरेरी प्लॉट और कमर्शियल। अब लिटरेरी प्लॉट कौन से होते हैं? जो कि स्लो स्लो चलते हैं। ठीक है, जिसमें स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता खुलती है, फिर वो मजा देना शुरू होती है और हिंट से खुलती है। इसके अंदर आपके प्रोटेगनिस्ट की, लीड करेक्टर की इनर लाइफ दिखाई जा सकती है, उसके इनर मोटिव दिखाए जा सकते हैं जिनको वो अचीव करना चाहता है। ठीक है। अब इसमें हमें ज्यादा हर्डल्स और स्ट्रगल्स ज्यादा नहीं दिखाई जाती, सिर्फ दिखाया जाता है एक मोटिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, उसी को लेकर स्ट्रगल्स कर रहा है, और एट द एंड वो मोटिव अचीव होता है या नहीं होता, ये ये अलग की बात है। लेकिन ये क्या कहलाता है? लिटरेरी प्लॉट कहलाता है। ठीक है। जैसे स्लोअर होता है, डीपर स्टोरी होती है, डिजाइन टू एक्सप्लोर, जिसमें रीडर आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे होते हैं कि करेक्टर्स की साइकी क्या है, करेक्टर्स ने क्या चीजें इन्वेंट की हैं, करेक्टर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता से समझ आ रही होती है। ठीक है। उसके बाद ये इमोशनल ग्रोथ होती है ऐसे प्लॉट से, हमें वोकेबलरी में चोर होती है हमारी। ठीक है। हमें क्या होता है? एक्सप्रेशनर, अच्छा एक्सप्रेशन देना आता है, इनर लाइफ के बारे में बताया जाता है करेक्टर की। तो ये सब चीजें लिटरेरी प्लॉट में होती हैं, जो आसानी से जो है नहीं चीजें खुलती, आहिस्ता आहिस्ता करके खुलती हैं, और ये हमें बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाती है। लिटरेरी प्लॉट्स। कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं, ये बहुत तेजी से खुलते हैं, हमें एक्शन एक्शन मूवी की तरह। ठीक है। इसमें हमें एक्शन ज्यादा दिखाए जाते हैं, इसमें हैपनिंग्स बहुत दिखाई जा रही होती है जो करेक्टर के साथ हो रही होती हैं आउटसाइड से, यानी उसकी आउटसाइड स्ट्रगल दिखाए जाते हैं, किस तरह से दुनिया जो है बार बार डिग्रेड कर रही है, कभी ये चीज कर रही, कभी वो चीज, कभी तीसरी, कभी चौथी। तो ये एक एक्शन मूवी की तरह, जैसे आपने एक जीनियस मूवी देखी होगी, जीनियस मूवी के अंदर क्या होता है? लीड कैरेक्टर जो है मल्टीपल्स जो है वो क्राइसिस का शिकार होता है, और वो क्राइसिस क्या होते हैं? आउटसाइड क्राइसिस होते हैं, कभी उसको कोई डॉज दे रहा है, कभी वो कोई डॉज दे रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी ना ही इसमें कोई एक किरदार होता है। ठीक है। लीड कैरेक्टर हमें बस पता होता है, और उसका कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव फ्लो कर रहे होते हैं। अच्छा, ये चीज सोल्व होगी, अगली चीज, अगला ऑब्जेक्टिव गया, ये चीज सोल्व होगी, अगला ऑब्जेक्टिव गया, एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। लव स्टोरी होगी तो साथ ही एक्शन मूवी के अंदर हमें दिखाया जाएगा विलेन का सीन आ गया। ठीक है, यानी विलन को किल करना है, तो लव स्टोरी से विलन की तरफ सारी स्टोरी शिफ्ट हो जाएगी, विलन को ढूंढना है, रिवेंज डिजायर है। फिर रिवेंज वैसे नहीं, अपनी नेशन को सर्व करना है। ठीक है। तो इतने ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, मल्टीपल थिंग्स, एक्शंस इतने ज्यादा, एक्सटर्नल फोर्सेस, प्रॉब्लम्स दिखाई जा रही हैं जो हमारे कैरेक्टर को बेयर करनी पा रही है। दिस इज कॉल्ड योर कमर्शियल प्लॉट। अब लिटरेरी फिक्शन के अंदर सबसे ज्यादा इम्बिग्विटीज होती हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट हर चीज नहीं दिखाई जाती, लीड कैरेक्टर फौरन आके सामने खड़ा नहीं होता, उसके ऑब्जेक्टिव फौरन आके हमें पता ही नहीं चलते। वो आहिस्ता आहिस्ता हिंट हमें देते हैं, और फिर एट द एंड तक जाते जाते हमें पता चलता है, ओ अच्छा ये चीज थी, ओ अच्छा ये चीज हो गई। इतनी ज्यादा इम्बिग्विटीज होती हैं। ठीक है। सीधी सीधी चीज नहीं दिखाई जाती। ठीक है। कमर्शियल फिक्शन में क्या होता है? सिंपल होता है, हमें एक गुड गाय दिखाया जाता है और उसकी पूरी जर्नी दिखाई जाती है, विनिंग और बैड, कि वो आखिर में जीतता है या हारता है। ठीक है। ये चीज़ है कमर्शियल फिक्शन, जिसमें एक्शंस काफी ज्यादा होते हैं, मोटिव भी फौरन से हमें पता चल जाता है, और मकसद भी इस तरह क्या होता है कि हार जीत होनी है। तो क्या होता है? ये कमर्शियल फिक्शन कहलाती है। जो लिटरेरी फिक्शन है उसमें ज्यादा फोकस हम करेक्टर के ऊपर डालते हैं, करेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, करेक्टर अच्छा है, बुरा है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या लाइफ है उसकी, किधर जा रहा है, उसकी इनर स्ट्रगल्स क्या हैं, साइकोलॉजिकली वो कैसा है। ठीक है। इमोशनली वो कैसा है। सारा फोकस ही हमारे करेक्टर्स के ऊपर होता है, क्योंकि उन्हीं के अबाउट स्टोरी होती है। लेकिन कमर्शियल प्लॉट के अंदर हमारा फोकस प्लॉट पे होता है, करेक्टर्स मैटर नहीं करते, स्टोरी मैटर करती है। अच्छा, आगे क्या सीन होगा, आगे क्या चीज होने वाला है, कौन सा एक्शन आगे होने वाला है। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो करेक्टर की लाइफ नहीं, बल्कि हमें बाहर जो प्लॉट में जो सफरिंग्स दिखाई जाती हैं, ठीक है, जो मसले मसाइल दिखाए जाते हैं, उसकी डिजायर में जो रुकावटें आती हैं, फिर शिफ्टिंग जो होती है ऑब्जेक्टिव्स की, वो दिखाई जाती है। दिस इज कॉल्ड योर कमर्शियल प्लॉट।
अब बेसिकली ये इधर सिंपल सी बात में कहता है, वांट द लीड टू फॉर्मेलिक राइटिंग। कहता है कि ये जो लीड है, ऐसे नहीं लगता कि कोई फॉर्मेलिक राइटिंग की तरफ ही आ रहा है हमारा जो लीड कैरेक्टर है? जाहिर सी बात है। सिंपल फार्म में कहता है कि प्लॉट जो है बेसिकली एक फार्मूला होता है एक लीड कैरेक्टर को क्रिएट करने का। तो लीड कैरेक्टर भी इस फार्मूले को फॉलो करता है, और फॉलो करता है तो अच्छा होता है। जैसे एग्जांपल में ऑमलेट की बात करता है, कहता है ऑमलेट बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए ऑमलेट को मारते क्रैक कैसे करते हैं। ठीक है, और फिर जो है किस तरह स्किलेट करते हैं, स्क्रैम्बल कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उस एग को पोर डाउन कैसे करते हैं, गिराते कैसे हैं पैन में, कुक कैसे करते हैं, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। चला इसी तरह प्लॉट को बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो समझ में आने चाहिए। फिर कहता है अगर अच्छा प्लॉट बनाना है तो जनाब फिर एग्स में बहुत सारे स्पाइसेस, बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं जो कि अच्छे हों। तो फिर आपके लाते हैं कि भाई ये एक स्किलफुल पर्सन था, ये एक शेफ था जिसने कमाल का एग बनाया है। हालांकि एग के बेसिक प्रिंसिपल्स वो यूज करता है, लेकिन उनके साथ एक्स्ट्रा चीजें अच्छी अच्छी डालता है जिसकी वजह से वो एग अच्छा होता है। तो कहता है इसी तरह जब अच्छा प्लॉट क्रिएट करता है ना राइटर, और जो अच्छा राइटर होता है वो क्या करता है, प्लॉट के बेसिक प्रिंसिपल्स होते वही हैं, सबको पता है फार्मूला यही है, लेकिन उसके अंदर स्पाइसेस ऐड करता है। कमाल चीज ने यहाँ पे जरा थोड़ी बहुत बताने की कोशिश की है। वो अपनी स्किल्स, वो अपना टैलेंट, वो अपनी अच्छी वोकेबलरी, जो वो अपने सेइंग्स, वो अपने डायलॉग्स अच्छे अच्छे, एक अच्छी स्टोरी क्रिएट करता है जिससे क्या होता है कि एक अच्छा प्लॉट बनता है। तो ये चीज उसको अच्छा राइटर बनाती है। अब अच्छा प्लॉट बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, जैसे हमने बात की लीड करेक्टर। अब लीड करेक्टर के अलावा और भी तो करेक्टर्स होते हैं ना, तो वो सब करेक्टर्स होने चाहिए स्टोरी के अंदर। और ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो किरदार जो है ना वो जिंदा किरदार है, चल फिर रहे हैं, हमारे जैसे हैं, हम ही हैं। ऐसा लाइविंग लिविंग एक्सपीरियंस हमें जो है महसूस होना चाहिए कि भाई हम ही उस किरदार के अंदर है। पहला तो ये फॉर्मूला है कि भाई आपके करेक्टर्स अच्छे होने चाहिए। और करेक्टर डेवलपमेंट क्या होती है, ओरिजिनल लगे, यानी करेक्टर्स ओरिजिनल लगे, असल इंसान लगे, ऐसा करेक्टर होना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरी चीज सेटिंग होनी चाहिए अच्छी सी प्लॉट के अंदर। अच्छे अच्छे सीन्स होने चाहिए जो कि आपको फ्रेशमेंट दें, जो कि आपको फ्रेश रखें और आपको इंटरेक्ट करने पे मजबूर कर दें पूरे प्लॉट से। ठीक है, डिटेल। और सेटिंग क्या होती है बेसिकली, सेटिंग का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन देना प्लेस की, टाइम की, अपनी सराउंडिंग्स के इर्द गिर्द। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कोई भी फिल्म शुरू होती है, ठीक है, कोई भी फिल्म शुरू होती है तो उसमें दिखाया जाता है कि आपके करेक्टर लंदन में है। ठीक है, इस वक्त वो पब जा रहे हैं, इस तरह वो किसी बार में जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह वो कहीं और जा रहे हैं, बुक शॉप पे जा रहे हैं, ठीक है, इसी तरह वो कहीं और स्कूल जा रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी। तो आपको वो जगह भी दिखाई जाती हैं, उनके नाम भी दिखाए जाते हैं। तो सेटिंग क्या होती है, सेटिंग में हमेशा फ्रेश चीजें होनी चाहिए जो आपके रीडर को समझ भी आए। ऐसा कंट्री ना बताया जाए जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उसको ऐसा लगे कि ये वो चीजें हैं, वो प्लेसेस हैं, वो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो सीन्स हैं, ठीक है, जो असल है। उसको ऐसा महसूस होना चाहिए। यानी इंग्लैंड दिखा देते हैं, इंग्लैंड की कोई यूनिवर्सिटी दिखाएंगे, वो असल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दिखा देते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ जो टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं वो दिखा दी जाती है, वहाँ की लाइब्रेरी दिखा देती है। तो ये सेटिंग क्या होगी, असली लगने लग गई। तो क्या हो गया, आपकी राइटिंग में ये सब सेटिंग ओरिजिनल लगने लग जाएगी तो आपका रीडर बहुत इंटरेस्ट लेगा, नई नई चीजें उसको सीखने को मिलेंगी और वो ज्यादा खुश होगा। तो ये है डिटेल ऑफ द सराउंडिंग, यानी लाइब्रेरी कैसी थी, किताबें कैसी लगी थी, पूरी सराउंडिंग की डिटेल होगी। ठीक है, जो लीड कैरेक्टर जिसमें शामिल होगा एक्सप्लोर करते वक्त। तो सेटिंग अच्छा और इतना होना जरूरी है। फिर डायलॉग्स, डायलॉग्स देखें, सारा काम ही डायलॉग्स का होता है प्लॉट के अंदर। अगर आपने अच्छे अल्फाज अपने प्लॉट में यूज किए हैं करेक्टर्स को डिफाइन करने में, तो आपका रीडर खुद ब खुद उन करेक्टर्स से जो है स्टोरी की तरफ जाएगा, उन करेक्टर्स की आगे कहानी पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर डायलॉग्स ही नहीं अच्छे तो पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा। तो डायलॉग ही नहीं अच्छे तो वो बुक ही बंद कर देगा। ठीक है, तो डायलॉग अच्छे होने चाहिए, डीप होने चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका रीडर इंटरेक्टिव होगा उससे। फर्स्ट मेक श्योर योर कैरेक्टर हैव यूनिक वे ऑफ स्पीकिंग। सब कैरेक्टर्स के अलग अलग बोलने का स्टाइल होना चाहिए, अलग अलग डायलॉग्स होने चाहिए, ये नहीं कि हर कैरेक्टर का एक जैसी स्टाइल हो बोलने का। ठीक है, कोई एक अगर स्पाई है
तो भाई उसकी जुबान से पता चले, उसके बोलने के तरीके से पता चले कि वो भाई स्पाई है। इसका कोई चोर है तो चोर का पता चले कि भाई वो चोर है, डायलॉग से। ठीक है, उसकी बातें डिफरेंट होंगी, स्पाई की बातें डिफरेंट होंगी। ठीक है, इसी तरह जो भी करेक्टर है, जो भी उसकी प्रोफेशन है, ट्रेड है, वो वाजिया पता चले उसके डायलॉग से। इसी तरह कोई काइंड पर्सन है तो उसके डायलॉग बताएंगे कि वो काइंड है। ठीक है, कोई बैड पर्सन है तो उसके डायलॉग बताएंगे वो कि वो बैड पर्सन है। तो इसी तरह करेक्टर एक दूसरे जैसे नहीं बनाने, मुख्तलिफ बनाने हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, टेल अस समथिंग अबाउट हु दे आर। और डायलॉग से हमें दूसरी चीज ये बतानी है कि ये लोग है कौन है, यानी कि डायलॉग्स हमें क्या बताते हैं कि जिनके बारे में बात हो रही है, जिन करेक्टर्स के बारे में, वो असल में है कौन है, उनका प्रोफेशन क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो किधर जा रहे हैं, उनकी क्या स्टोरी है, ये सब चीजें। तो डायलॉग्स तो हर चीज हमें बता देते हैं। ठीक है, तो वो इनका होना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। उसके बाद डिफरेंट वर्ड्स मींस डिफरेंट करेक्टर्स। डिफरेंट डायलॉग्स जो हैं वो प्लॉट में वेपन की तरह यूज होते हैं। तो प्लॉट जब कन्फ्रंटेशन के बारे में बताया जा रहा होता है, यानी जिससे बैटलिंग हो रही होती है हमारी करेक्टर की, उसके बारे में अगर बताया जा रहा है, तो हमारी वर्बल बैटलिंग भी बहुत जरूरी है, यानी आपके डायलॉग्स की बैटलिंग होना भी बहुत जरूरी है। यानी दो किरदार है, एक हीरो है, एक विलेन है, दोनों के दरमियान जंग दिखाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जो आपका पहला किरदार है जो कि हीरो है, आप उसे हीरोइक वर्ड्स दोगे ना, आप उसे ऐसे डायलॉग दोगे जो प्रेजेंट करे ही इज अ हीरो, ही इज अ लीडर, नेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे डायलॉग। और ऐसे डायलॉग्स अगर अच्छे होंगे तो आपकी ऑडियंस इंप्रेस होगी। तो विलन विलन को ऐसे डायलॉग दो कि वो लगे विलन है, उसके बातों से पता चले, हरकत से पता चले। तो क्या होगा, इस इस तरह ये जो डायलॉग्स होते हैं ना प्लॉट में, ये वर्बल वेपन्स होती हैं जो कि पूरे करेक्टर को डिवेल्प करती हैं, उसके आउटकम्स तक ले जाती हैं। इसी तरह ये सारी चीजें बताते हुए मजीद वो एम्फसाइज करता है इन चीजों पे, कि एग्जाम्पल देता है, जैसे कि एक किरदार है किसी स्टोरी का, कैरल। ये जो कैरल है वो तंज करती है किसी स्टोरी के अंदर, तो वो हमने तंज दिखाना है ना, किस तरह, लफ्जों के थ्रू दिखाना है। जैसे कैरल क्या कहती है, कैरल हनी प्लीज, आई एम हिस्टेरिकल वुमन, यू आर सो डैम राइट। ठीक है, आई एम हिस्टेरिकल वुमन वुमन। अब वो क्या यहाँ पे बता रही है कि मैं ही जज्बाती हो रहा, तो तुम हमेशा राइट होते हो, बस मैं ही जज्बाती हूँ। तो यानी वो क्या करे, सटायर कर रही है, तंज कर रही है। तो ये मैं डायलॉग बता रहे हैं ना कि वो टंस करी है, तो ये डायलॉग ही अगर ऐसे ना हो तो किस तरह से कैरोल हमें समझ में आए कि ये तंजिया हो रहा था, तंज करी है। ठीक है, तो डायलॉग ने हमें बताया कि तंज करी, तो डायलॉग ही ना हो तो पता ही नहीं चलेगा। फिर इस तरह दूसरी एग्जाम्पल दी है। ठीक है, कि जो है सीइंग दैट इट हैज नो इफेक्ट ऑन हर हस्बैंड, कैरोल क्विकली शिफ्टेड ब्रेक। जब वो देखती है ना कि मेरे इस सरकाजम का कोई डायलॉग नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो वो क्या करती है, अपने हस्बैंड को जो है किसी और, हाँ, अपने हस्बैंड की तरफ से शिफ्ट कर लेती है, जो गुस्सा था वो खत्म कर कर अब जो है आहिस्ता से बोलने लग जाती है, अपनी वॉइस शिफ्ट कर लेती है, अपना तंजिया अंदाज शिफ्ट कर लेती है। तो हमें ये प्रॉपर नॉवल के अंदर इफेक्ट, शिफ्टिंग का इफेक्ट नजर आना चाहिए कि अब ये औरत तंजिया बात नहीं कर रही, अब ये बड़ी हम्बल होगी अपने हस्बैंड से बात करी। तो कैसे, जब तक डायलॉग्स हम्बल नहीं होंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो शिफ्ट हो गई है। तो हमें ऐसे डायलॉग्स बनाने पड़ेंगे जिसमें हमें नजर आए कि वो हम्बल है इस वक्त अपने हस्बैंड के साथ, पोलाइट है। इसी तरह जो है कभी कभार इंटरप्शंस, नॉवल के अंदर जो इंटरप्शंस हैं वो भी आती हैं, रुकावटें। ठीक है, बोलते बोलते एक दूसरे को इंटरप्ट कर देना, रोक देना। जैसे शी हैड अटैक विद बोथ हिज मैनहुड एंड हिज प्रोफेशन, सैम अटेम्प्ट्स एन आंसर बट कैरी कट्स हिम ऑफ। कभी कभार किरदार जो होता है ना वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, वो कहता है चुप हो जाओ। तो कैरल कट्स ऑफ कैसे करेगी, इंटरेक्शन कैसे शो करेगी, वो कहेगी यू डोंट नो हाउ, तुम्हें नहीं पता कैसे है। ठीक है, आई डोंट नो एनीथिंग, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ समथिंग। अब ये सारे डायलॉग्स चल रहे हैं, एट द एंड आते आते वो बात करना ही छोड़ देगी, यानी इस डायलॉग पे बात ही नहीं करेगी। सो डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, आगे उसने बात ही करना छोड़ दिया वो। जब उसने बात करना छोड़ दिया, आंसर देना छोड़ दिया, तो इट्स मीन क्या है कि उसने डिबेट इंटरप्ट कर दिया, वो नहीं चाह रही लड़ना।
तो इस तरह ये डायलॉग्स का रुक जाना, जवाब ना देना, ये सब चीजें मैं बताती हैं कि जनाब डायलॉग्स वेपन की तरह यूज होते हैं प्लॉट के अंदर। इंपॉर्टेंट थिंग होती है यही, सिनेरियो क्रिएट करती है, यही सिचुएशन क्रिएट करती है, यही जो है कैरेक्टर्स के स्ट्रेस को या फिर उनके बिहेवियर और नेचर को ब्रिंग आउट करती है, निकालती है बाहर। सीन्स सिलेक्शन, जैसा कि हमने बात की है कहाँ पे कौन सा सीन होना चाहिए। रेस्टोरेंट में कोई सीन होना चाहिए, पब में होना चाहिए, बार में होना चाहिए, कौन सा मंजर हमने दिखाना है, कोई नेचुरल सीनरी दिखानी है, रूरल एरिया दिखाना है, अर्बन एरिया दिखाना है। तो इसको वो कहते हैं कि सीन्स भी ओरिजिनल होने चाहिए। जब आप एक स्टोरी क्रिएट करने लगते हैं तो आपने सबसे पहले सीन की सिलेक्शन करनी है, कहाँ पे स्टोरी सारी ओपन करनी है, कहाँ से स्टोरी किधर जाएगी, किस जगह शिफ्ट करेगी। ठीक है, सेटिंग भी बदलती है, सीन्स भी साथ साथ मनाजर भी बदलते हैं। कभी रेस्टोरेंट में होंगे तो रेस्टोरेंट में तो जाहिर सी बात है बोतलें होती हैं, डांसर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस होती हैं, म्यूजिक होता है लाउड, बैंग होती है काफी ज्यादा। तो ये सब चीजें, सीन हमें बता रहा है, प्लेस तो हमें समझ में आ गई, लेकिन साथ साथ जो सिनेरियो उसने क्रिएट किया है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये राइटर को अपनी स्टोरी के मुताबिक रॉ मटेरियल्स लेने चाहिए, सीन्स लेने चाहिए। अब सीन्स क्या होने चाहिए, वो भी ओरिजिनल होने चाहिए। यानी इंग्लैंड के अंदर अगर कोई पब है, ठीक है, उसका नाम पता होना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो सही बात बतानी चाहिए। इससे क्या होगा, रीडर इंटरेस्टेड होगा अंदर, क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो ओरिजिनल बातें बता रहा है, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। साथ साथ वो अगर उस जगह का नेटिव है तो उसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, पढ़ने का मजा आएगा। तो अब कहता है कि जरूरी नहीं है कि सीन्स जो हैं आपको एकदम ही मिल जाए राइटिंग में, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम राइटिंग में मिल जाए सीन्स आपको, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मिलते हैं। हाँ, जैसे बहुत सारे राइटर्स क्या करते हैं, एक जगह बाहर जाते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी सारी स्टोरी अनफोल्ड करूंगा, थोड़ी देर रुकते हैं, सोचते हैं कि कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे मुझे सीन जो है क्रिएट करना चाहिए, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जो है ये सीन मुझे मिले तो मैं राइट। अच्छा, उनके पास हमेशा उनकी नोटबुक होती है, उस नोटबुक के अंदर अगर वो देखते हैं ना कहीं पे दो लोग फाइट कर रहे हैं तो वो सीन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपने नोटबुक पे लिख लेते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो सीन मैंने देखा है ना, ये मैं अपने राइटिंग में जो है लिखूंगा। फिर दूसरा, अगर उसने कोई सीन देख लिया, बैड गाय या गुड गाय, कोई डेथ का, तो उसने अपनी कॉपी खोलने लिखने लग जाना कि ये भी मैं अपनी राइटिंग के अंदर जो है ना इसको सीन को यूज करूंगा। ठीक है, कोई गन देख लिए तो उस गन को भी यूज करूंगा। तो जो जो चीजें उसने देख ली हैं, जिनको वो लिखता जा रहा है अपनी नोटबुक में, चाहे वो जरूरी है गैर जरूरी, वो बाद में उन सब सीन्स को एडजस्ट करता है अपने प्लॉट के मुताबिक। ठीक है, उनमें से बहुत सारे सीन्स ऐसे हो सकते हैं जो कि बिला वजह हो सकते हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, मुकत नहीं होती, तो वो उनको ऐड नहीं करता। लेकिन बहुत सारे सीन्स ऐसे भी होते हैं जिनको वो बड़ा सोच समझ कर ऐड करता है। ठीक है, और इस तरह क्या होता है कि प्लॉट क्रिएट हो जाता है। ये इसकी सारी ओवरऑल डिस्कशन थी जो उसने इसके अंदर की है। आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी। जज़ाकल्लाह।